हेलो नमस्कार वेलकम एवरीबॉडी वेलकम टू अवलोकन आईएएस। माय नेम सुदर्शन मिश्रा। और आज हम पढ़ेंगे म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ा था। आई होप आपने वो लेक्चर देख लिया होगा। उसको देखने के बाद आपने लक्ष्मीकांत से भी पढ़ा होगा। उसके बाद में आपने प्रीवियस से क्वेश्चंस भी सॉल्व किए होंगे, फिर मॉक क्वेश्चंस भी सॉल्व किए होंगे उससे। अगर इतना किया है तो आपका पंचायती राज सिस्टम तैयार समझो। ठीक है, फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा मॉक सॉल्व करो, बार बार रिवाइज करो। ठीक, उससे कॉन्फिडेंस आपका डेवलप होगा। और अगर इतना कर लिया है तो आपको फिर भी लग रहा है कि नहीं कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो घबराओ नहीं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका है। तो वो वैसे ही डर है, वो थोड़ा डर रहना भी चाहिए। ठीक है, तो आज मूव ऑन करते हैं हम म्यूनसिपैलिटीज पे। ठीक, म्यूनसिपैलिटीज का नाम काफी सुना होगा आप लोगों ने अपने अपने जहाँ, अगर आप लोग शहरी साइड में रहते होगे तो। गांव और मूवीज में तो म्यूनसिपैलिटीज का नाम काफी ज्यादा सुनते ही होगे। म्यूनसिपैलिटी म्यूनसिपैलिटी सब कोई ना कहीं कुछ ना कुछ किसी ना किसी में। जैसे पानी नहीं आ रहा है तो म्यूनसिपैलिटी से बात करो या फिर ऐसा कुछ काफी ज्यादा सुनते होगे। तो म्यूनसिपैलिटीज होता क्या है एक्चुअल में, आज हम उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, जैसे बीएमसी वगैरह एमसीडी वगैरह का भी नाम आपने काफी सुना होगा। तो सब म्यूनसिपैलिटीज के अंतर ही आती हैं। ठीक, अभी जो काफी बड़ा आयोजन हुआ था कुंभ, ठीक है, तो उसमें भी क्या कहते हैं वो उसकी साफ सफाई वगैरह कौन देख रहा था। तो वो सब कुछ, जैसे वहाँ की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो थी, म्युनिसिपैलिटी जो थी वहाँ की, नगर निगम जो था वो प्रयागराज का, वो देख रहा था उसकी साफ सफाई। तो उसका काम क्या होता है नगर निगम का। ठीक है, और ये सब पूरा डिटेलिंग आज हम देखेंगे म्युनिसिपैलिटीज के चैप्टर में। ठीक, तो शुरू करते हैं म्युनिसिपैलिटी चैप्टर। शुरुआत हम करेंगे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से म्यूनसिपैलिटीज में। ठीक है, सबसे एक क्योंकि इससे क्वेश्चन काफी कम आए हुए हैं म्यूनसिपैलिटीज चैप्टर से। तो एक क्वेश्चन मैं दिखा, एक क्वेश्चन ये आप देख रहे होगे 2011 का आया हुआ है। ठीक है, इसमें ये पूछा है क्वेश्चन, इन इंडिया अ मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटी इज constituted under the provisions of the Constitution of India, prepares the draft plans for metropolitan area, has sole responsibility for implementing government sponsored schemes in the metropolitan area, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट। मतलब इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही है, ये आपको मार्क करना है। 2011 का आया हुआ सवाल है। मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी अगर आपने कभी पढ़ा नहीं है पॉलिटी में अभी तक, तो ये हो सकता है ये शब्द आपको नया लग रहा होगा। कोई बात नहीं, अभी हम पढ़ेंगे जब, तो मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी क्या होती है, सब कुछ पढ़ेंगे हम इसमें। ठीक है, तो आप उतना टेंशन मत लो। अगर आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, और जिनको आता है वो उसका आंसर कमेंट में लिख करके दो मुझे। ठीक है, तो मूव करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर मैं लास्ट में दूंगा आपको। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर मैं लास्ट में दूंगा, और कुछ क्वेश्चंस और भी दिखाऊंगा मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में जो आए हुए हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं फिर अर्बन, ये म्यूनिसिपैलिटीज का। तो म्यूनिसिपैलिटीज को अर्बन लोकल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, या अर्बन लोकल बॉडीज कह लो, अर्बन लोकल गवर्नमेंट कह लो। ठीक, तो ये भारत में अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नेंस का एक सिस्टम है। मतलब ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें अर्बन एरियाज के गवर्नेंस का जो गवर्नेंस है वो लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के जरिए होता है। ठीक है, जो अर्बन एरिया का जो गवर्नेंस होगा उस उन्हीं के लोकल चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जिनको सभासद कहते हैं। ठीक है, हिंदी में समझो तो वो सभासद कहलाए जाते हैं। और वार्ड मेंबर्स वगैरह ये सब काफी जन नाम सुनते होंगे, तो ये वही होते हैं प्रतिनिधि, वही प्रतिनिधि होते हैं। ठीक, फिर ये जो अर्बन एरियाज में थर्ड टायर गवर्नमेंट का रूप एक तरह से होता है। जैसे विलेज एरिया में हमने बताया था, एक सेंट्रल विलेज एरिया में जब गवर्नेंस होता है, वो एक सेंट्रल लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट होती है, उसके नीचे स्टेट, सॉरी, सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट होती है, उसके नीचे विलेज एरिया में आपकी सबसे निचली होती है ग्राम पंचायत, उसके ऊपर होती है ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी बीडीसी, उसके ऊपर होता है फिर विलेज नगर पंचायत। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे भी सिटी में ये अर्बन एरियाज में थर्ड टियर गवर्नमेंट के रूप में स्टैब्लिश किया गया है, ताकि लोकल लेवल पे डेमोक्रेसी को और बढ़ावा दिया जा सके। और इस सिस्टम से अर्बन पॉपुलेशन डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हिस्सा ले पाए, और अर्बन डेवलपमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव और अकाउंटेबल बनाया जा सके। ठीक है, तो ये मेन थॉट था और इसको म्यूनिसिपैलिटीज को और अर्बन लोकल गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करने का। ठीक, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो मेन एम है अर्बन प्लानिंग, अर्बन लोकल बॉडीज का, यूएलबीज का, अब मैं यूएलबीज कहूंगा इसको। ठीक है, यूएलबीज कहूंगा तो समझ लेना अर्बन लोकल बॉडीज की बात कर रहा हूँ। इसका जो मेन एम है यूएलबीज का,
वो है शहरी विकास और प्लानिंग को रेगुलेट करना, फिर लोकल सेल्फ गवर्नेंस को प्रमोट करना और इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस को इम्प्लीमेंट करना, ताकि सिटीज और टाउन सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ बढ़ सके। ठीक। फिर इसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है वो 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत इसको कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क मिला हुआ है अर्बन लोकल बॉडीज को, यूएलबीज को। ठीक है। 73rd जो मिला है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए है, और 74th जो है वो अर्बन लोकल बॉडीज को मिला हुआ है। ठीक है। ताकि कि लोकल गवर्नेंस को और ज्यादा ही स्ट्रेंथन किया सके, वो क्योंकि वो तो गांव वाले एरियाज के लिए था, तो शहरों के लिए भी तो कुछ होना चाहिए, तो शहरों के लिए ये है। ठीक। और इस जब ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 आया, तो इसने दो चीजें ऐड की कॉन्स्टिट्यूशन में। अमेंडमेंट के साथ दो चीज लेकर के आया है वो। पहला, एक पार्ट 11 9A ऐड हुआ, और दूसरा 12th शेड्यूल वो ऐड हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे मैंने शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था, तब मैंने बताया था ना 12 शेड्यूल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो 12 शेड्यूल कौन कौन से हैं, मैंने उसका एक ट्रिक भी बताया था आपको याद रखने के लिए। आई होप आपको याद होगा। अगर जिनको नहीं याद है, वो शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आप चले जाओ। पॉलिटी बूस्टर सीरीज एक है, चल रही है, और इस वाले सीरीज में भी आपको दिख जाएगा वो लेक्चर, तो उससे शेड्यूल्स पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि शेड्यूल्स जरूरी है यार, क्योंकि शेड्यूल से क्वेश्चंस आते ही रहते हैं, घुमा फिरा के आएंगे, लेकिन डायरेक्ट नहीं, भले ना डायरेक्ट आए, लेकिन आएंगे जरूर शेड्यूल से क्वेश्चन। तो उसको पढ़ लेना ध्यान से। ठीक है। ऑब्जेक्टिव बता दिया, सिग्निफिकेंस बता दिया, स्कोप वही है कि अर्बन अर्बन प्लानिंग, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, लोकल लेवल पे, सिटी लेवल पे, म्युनिसिपल लेवल पे, जो थर्ड टीयर है उस लेवल पे आकर के वो इसका स्कोप है। ठीक है। 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट का। तो अब इसके बाद में फिर थोड़ा और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में और थोड़ा डिटेल में जानते हैं। कि देखो, पार्ट 9A जब ऐड हुआ है, तो 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत ये आर्टिकल 243 P से लेकर के 243 ZG तक इसमें म्यूनिसिपैलिटी से संबंधित प्रोविजंस दिए गए हुए हैं। ठीक। और ये आपको आर्टिकल के जो कंटेंट मैटर है, वो सारे कंटेंट मैटर नहीं याद रखने हैं, बस आपको ये याद रखना है कि इस आर्टिकल से शुरू हुआ है, 243P से शुरू हुआ है, और कहाँ खत्म हुआ है, 243 ZG तक। ठीक है। और ये 12th शेड्यूल जो है, उसमें 18 इंपॉर्टेंट फंक्शंस लिस्ट की गई हैं। सारे फंक्शंस आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, पर एक बार फंक्शंस ब्रॉडली देख लो, क्योंकि 18 फंक्शंस में कुछ चीजें अगर जब तक आपको नहीं, आप उसको याद करोगे, वो पेरिफेरल नॉलेज नहीं रखोगे, तब तक आप एलिमिनेट नहीं कर पाओगे, अगर आ गया उसमें क्वेश्चन में तो कुछ। ठीक है। तो वो एक बार देख लेना। आपको मैं वो 18 फंक्शंस बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि वो अननेसेसरी लेक्चर लंबा हो जाएगा, आपको ही बोरिंग लगने लगेगा, तो इसलिए वो मैं बता नहीं रहा हूँ। वो आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएंगे, अपेंडिक्स सेक्शन में भी मिल जाएंगे, और चैप्टर में, म्यूनसिपैलिटीज चैप्टर में भी मिल जाएगा आपको। ठीक है। तो ये हो गया आपका, क्या कहते हैं, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हो गए। तो अब मूव करते हैं हम इवोल्यूशन, मतलब इतिहास इसका क्या हुआ है, कैसे इवॉल्व हुआ है। तो देखो, अर्बन लोकल गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट जो है भारत में प्राचीन काल से चला आ रहा है। हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी इसका एविडेंस मिलता है, लेकिन मॉडर्न फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस के रूप में ब्रिटिश रूल के दौरान इसका प्रॉपर डेवलपमेंट हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स जो हैं, वो मैं बता देता हूँ ईयर के साथ, आपको बस सुन लो, आपको उतना रट्टा मारने की जरूरत नहीं है इन चीजों को। बस एक बार सुन लो, क्योंकि सुने रहोगे तो क्वेश्चन आएगा, तो हो सकता है उसको अटेम्प्ट कर पाओ आप। ठीक। और उस अगर आपको याद भी करना है, तो नोट्स बना करके लिख लो। इसके आगे नहीं कुछ पूछेगा जितना मैं बता रहा हूँ इसमें। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स जो हैं वो अर्बन लोकल गवर्नेंस के इवोल्यूशन के दौरान दिखते हैं। वो ये हैं कि 1688 में भारत का पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मद्रास चेन्नई में स्टैब्लिश हुआ। ठीक है। ये फैक्चुअल नॉलेज है, याद रखना है आपको। फिर 1726 में बॉम्बे, यानी आज के डेट का मुंबई, और कैलकाटा, जिसको आज कोलकाता कहते हैं, वहां पे भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बने। फिर 1870 में लॉर्ड मायो का फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन रिजोल्यूशन आया, जिसमें म्युनिसिपल फाइनेंसेस को अच्छे से मैनेजमेंट करने के लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करने की बात कही गई। फिर 1882 में लॉर्ड रिपन का रिजोल्यूशन आया, जिसे मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। ये मैंने आपको लॉर्ड रिपन के रिजोल्यूशन के बारे में मैंने पंचायती राज में बताया हुआ है आपको। ठीक है। जिन्होंने वो लेक्चर देखा होगा वो रिलेट कर पा रहे होंगे। लॉर्ड रिपन का रिजोल्यूशन, जिसे मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है, उसको पास किया गया था। इस वजह से लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। ठीक है। फिर 1907 से 1909 में क्या हुआ, रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन बनी, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को स्ट्रांग बनाने पर फोकस कर था उसका। ठीक। फिर 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट
आया, उसमें डायरेक्टरी सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, जिसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट बना दिया गया, मतलब इसे एक रिस्पॉन्सिबल इंडियन मिनिस्टर के कंट्रोल में दे दिया गया। ठीक है, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट इंडियन मिनिस्टर के कंट्रोल में था, ये याद रखो ऐसे। फिर 1924 यानी 1924 में कैंटोनमेंट्स एक्ट पास किया गया, जो कैंटोनमेंट एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बना। ठीक, कैंटोनमेंट एरियाज क्या होते हैं? जहाँ पे आर्मीज वगैरह रहती हैं। ठीक है, हर सिटी में होते हैं कैंटोनमेंट एरिया। जो मेजर सिटीज होती हैं, बड़ी सिटीज होती हैं, वहाँ कैंटोनमेंट बोर्ड्स, कैंटोनमेंट एरियाज होते हैं। ठीक है, जैसे लखनऊ में है, कैंटोनमेंट एरिया है। फिर आपके प्रयागराज में भी है एक कैंटोनमेंट एरिया, फिर आपके जयपुर में भी है, राजस्थान में भी होगा कैंटोनमेंट एरिया, जैसलमेर वगैरह सब में। ठीक है, तो जहाँ पे भी आर्मी रिसाइड करती है, वो एक एरिया उन लोग का होता है, वो कैंटोनमेंट एरिया कहा जाता है, कि वहाँ पे सिर्फ वही लोग रहते हैं, आर्मी के ही लोग रहते हैं। ठीक है, तो वो कैंटोनमेंट का मतलब वो हुआ। फिर 1935 में क्या हुआ? 1924 में तो ये कैंटोनमेंट एक्ट पास हुआ। फिर 1935 में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट बना दिया गया, जिससे स्टेट गवर्नमेंट को और ज्यादा पावर मिली। ठीक, फिर 1949 से आगे की बात आती है, तो इंडिपेंडेंस से पहले की बात हुई, 1935 तक का मैटर हुआ। फिर 1949 में इंडिपेंडेंस के बाद, ठीक, भारत के इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने कई कमिटीज और कमीशन अपॉइंट किए, जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट को सुधारने के लिए रिकमेंडेशंस देते थे। फिर नाइन और वो सारी कमिटीज आपको उतना याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको वो बीएजी वाली कमेटी याद रखने की जरूरत है, जो पंचायती राज के लिए जरूरी है। ठीक है, फिर 1992 में 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ, जो म्यूनिसिपैलिटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस और यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। इसके बाद स्टेट्स को नए अर्बन लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को अडॉप्ट करने का कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन बन गया। ठीक है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है स्टेट्स के पास, कि उन्होंने अर्बन लोकल गवर्नमेंट का चुनाव कराना ही कराना है। ठीक है, उन्हें अर्बन लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को एनफोर्स करना ही करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन हो गई है 1922 के बाद। ठीक है, तो ये आपकी कहानी हो गई इवोल्यूशन ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स की। ठीक, ये एंशिएंट सभा समिति, इसके बारे में मैंने बताया हुआ है, वो पंचायती राज में, इसीलिए मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया जाते। ब्रिटिश एरा और पोस्ट इंडिपेंडेंस ही बताया मैंने। ठीक, फिर आते हैं हम टाइप्स ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स पे। इंडिया में जो है ना, अर्बन लोकल बॉडीज अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड है, जो सिटीज और पॉपुलेशन के बेसिस पे डिसाइड किए गए हैं। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो ना नीचे, ये साइज के अकॉर्डिंग है, यानी सबसे बड़ा आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने ये लिखा हुआ है। उससे छोटा म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपैलिटीज को कहते हैं। ठीक है, उसके नीचे है नगर पंचायत, जो सबसे छोटा है। इसके नीचे इससे भी छोटे छोटे होते हैं, लेकिन ये तीन मेजर हैं जो जरूरी हैं भी, अगर पूछे गए सवाल तो इन्हीं तीन से कौन, मतलब ज्यादातर चांसेस हैं पूछने के। इसके नीचे भी हैं, जैसे नगर पंचायत के बाद कैंटोनमेंट बोर्ड्स और टाउन एरिया कमेटी। इससे चांसेस, फिर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, स्पेशल पर्पस एजेंसी, इससे चांसेस हैं पूछे जाने के, पर उतने ज्यादा नहीं है। ठीक है, हालांकि कुछ कह नहीं सकते हो, अनसर्टेन ही है वो चीजें, कि कुछ भी पूछ सकता है कहाँ गया। ठीक, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देखते हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या होता है? ये लार्ज सिटीज के लिए होती है, जहाँ पे पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा हो, जैसे एग्जांपल दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ, बैंगलोर हुआ, इन सब के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। ठीक है, दिल्ली का एमसीडी हो गया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। मुंबई का बीएमसी हो गया, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक, इनके पास ज्यादा पावर्स और रेवेन्यू रिसोर्सेस होते हैं। ठीक है, कंपेरेटिव टू अदर वो कॉर्पोरेशंस, अदर काउंसिल्स और जो छोटे इनसे होते हैं, उनके उनके कंपैरिजन में इनके पास ज्यादा पावर्स भी होते हैं और रेवेन्यू सोर्सेज भी होते हैं। ठीक है, बीएमसी में वगैरह में अच्छा खासा पावर होता है इनके पास। फिर आते हैं म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बाद म्युनिसिपल काउंसिल। ये मीडियम साइज सिटीज और टाउन्स के लिए होती हैं, जिसमें 1 लाख से कम, 1 लाख पर, जिस मतलब 1 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन होती है, 10 लाख से कम होती है। ठीक है, इनका गवर्नेंस सिस्टम जो होता है कॉर्पोरेशन से थोड़ा छोटा होता है। ठीक, फिर नगर पंचायत आते हैं। नगर नगर पंचायत क्या होता है? ये स्मॉल टाउन और ट्रांजिशनिंग एरियाज के लिए होते हैं, जो रूरल से अर्बन एरियाज में शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, आप अगर बड़े शहर में नहीं रहते हो, किसी छोटे शहर में रहते हो, जो जिसके आसपास बहुत सारे गांव हैं। ठीक है, तो वो एक तरह से आपका अगर टाउन है, वैसे बहुत सारे वहाँ पे आपके चेयरमैन के इलेक्शंस होते हैं। ठीक, वहाँ पे म्यूनसिपैलिटीज में जैसे आपके
इस सब में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में आपके मेयर इलेक्ट होते हैं, म्यूनिसिपल काउंसिल्स तक में भी मेयर इलेक्ट होते हैं म्यूनिसिपैलिटीज में। पर और लेकिन नगर पंचायत में आपके वो क्या नाम है इनका, चेयरमैन वगैरह इलेक्ट होते हैं। ठीक। तो नगर पं तो नगर पंचायत मतलब एक तरह से छोटा एरिया है, टाउन टाउन वाले एरिया के लिए एक का जो ये मैनेज करता है थर्ड ईयर, वो नगर पंचायत आता है, नगर पंचायत कहते हैं उसको। ठीक है। फिर कैंटोनमेंट बोर्ड्स आते हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड जैसे मैंने आपको समझाया कि मिलिट्री एरिया के गवर्नेंस के लिए होते हैं, और इनका कंट्रोल डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर होता है, याद रखना। ठीक है। डिफेंस मिनिस्ट्री। अभी मैं एक और चीज बताऊंगा आपको कि इन्वॉल्व मिनिस्ट्रीज के बारे में बता दे रहा हूँ सबका, किसका किसके अंदर क्या क्या है। फिर टाउन एरिया कमिटीज होता है, फिर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, स्पेशल पर्पज एजेंसी, ये स्पेसिफिक अर्बन सर्विसेज के लिए सर्विसेज जैसे हाउसिंग हुआ, सैनिटेशन हुआ, स्लम इम्प्रूवमेंट के लिए बनाए गए स्पेशल बॉडीज होते हैं। ठीक है। ये कुछ एक स्पेसिफिक पर्पस को ही यूज मतलब के लिए ही है। टाउन एरिया कमेटी कोई एक स्पेसिफिक एरिया के लिए बनाई जाती है। फिर कोई इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, फिर स्पेशल इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट जैसे मतलब किसी का जैसे काफी ज्यादा स्लम हो गया है, उस स्लम को रिडेवलपमेंट करना है। ठीक है। तो कोई ट्रस्ट बना करके उसके अंतर्गत ये करा रहे हैं, तो इस तरह के होते हैं, इस तरह की चीजें होती हैं उसमें। ठीक है। तो इस ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इतना समझो कि किसी स्पेसिफिक इस किसी इम्प्रूव स्पेसिफिक सर्विसेज के लिए ही इस बॉडीज को बनाया जाता है। ठीक है। अब देखो, हर टाइप की अर्बन बॉडीज का अपना एक स्पेसिफिक रोल और फंक्शन होता है, जो एक स्ट्रक्चर्ड गवर्नेंस सिस्टम प्रोवाइड करता है। ठीक है। अब ये क्राइटेरिया और इसके क्राइटेरिया जो होते हैं क्लासिफिकेशन के, मतलब ये जितने भी अर्बन लोकल गवर्नमेंट है, इनके अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। एक तो पॉपुलेशन साइज पे, फिर रेवेन्यू जनरेशन, फिर अर्बनाइजेशन लेवल्स पे भी क्राइटेरिया होता है इनका क्लासिफिकेशन का। इनका और डीप क्लासिफिकेशन जब हम मीन्स का कर रहे होंगे तब हम बताएंगे। अभी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कोई जरूरत नहीं है कि इसके अलग अलग क्लासिफिकेशन जानना। ठीक है। या फिर आप अगर आप सोशोलॉजी के स्टूडेंट हो, या पीएसआईआर के स्टूडेंट हो, या एंथ्रो के स्टूडेंट हो, जिनका ऑप्शनल ये तीन सब्जेक्ट्स है, वो जानते भी होंगे सब। अगर आप लोगों ने अपना सोशल मतलब ऑप्शनल कवर कर लिया होगा तो उसमें भी पढ़ाया जाता है। लेकिन प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कुछ खास इंपॉर्टेंस है नहीं, तो इसलिए मैं ये सेक्शन बस बता के छोड़ रहा हूँ कि क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन तीन चीजें, पॉपुलेशन, रेवेन्यू और अर्बनाइजेशन। इसके अलावा इसमें कुछ और जानने की जरूरत नहीं है। अच्छा हाँ, एक इन्वॉल्व मिनिस्ट्रीज के बारे में। देखो, अर्बन गवर्नमेंट का सेंट्रल लेवल पे ध्यान रखने वाली तीन मिनिस्ट्रीज होती हैं। एक महुआ, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है। फिर दूसरा होता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो कैंटोनमेंट बोर्ड्स वगैरह सब देखती है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, अगर ये सब चीजें यूनियन टेरिटरीज के केस में जो थर्ड टायर कौन देखेगा, तो वो एमएचए देखती है। एमएचए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है। थर्ड ईयर का जो गवर्नेंस सिस्टम होता है यूनियन टेरिटरीज में, वो एमएचए के अंतर्गत में आता है। उसके अलावा जो बाकी चीजें बचती हैं, वो सब एमओएच यूए देखती है, महुआ देखती है। ठीक है। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है अर्बन लोकल बॉडीज की। देखो, फंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटीज कई तरह के फंक्शंस और रोल्स हैं इसके। सबसे पहला ऑब्लिगेटरी फंक्शन, मतलब जो इसको करना ही करना है, जो इसी का काम है, इसके अलावा और कोई नहीं करेगा, कोई और हस्तक्षेप नहीं करेगा। वो इसमें आता है प्रोविजन ऑफ वाटर सप्लाई। आप देखते होंगे अगर आप शहरों में या एमसीडी या जहाँ पे भी शहरों में एक बहुत बड़े बड़े पानी के टैंकर टैंकर लगे रहते हैं कहीं किसी किसी एरिया में, कहीं कहीं मतलब पानी, उसमें पानी, वहां से पानी सप्लाई करना। ठीक है। उन लोकल एरियाज में, तो ये प्रोविजन ऑफ वाटर सप्लाई वो उनका काम हुआ। फिर सैनिटेशन, उस एरिया की नाली की साफ सफाई, फिर ड्रेनेज सिस्टम का साफ सफाई जो भी है। ठीक है। फिर स्ट्रीट वगैरह की जो लाइटिंग होती है, ये काम भी उन्हीं का है। फिर उस एरिया के वेस्ट मैनेजमेंट, उस सिटी के, उस टाउन के, और उस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो वेस्ट मैनेजमेंट होता है, ये सब आता है म्यूनिसिपैलिटीज के अंतर्गत में। ठीक है। फिर उन म्यूनिसिपैलिटीज का डिस्क्रिशनरी फंक्शन होता है, मतलब जो वो चाहे तो अगर फंड है उनके पास तो कर सकते हैं, नहीं फंड है तो कोई उनके ऑब्लिगेशन नहीं कि ये करना ही पड़ेगा। ठीक है। जैसे स्टैब्लिशमेंट ऑफ पार्क्स, जैसे दिल्ली में आप देखोगे कई सारे डीडीए के पार्क्स हैं, तो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के वो सब, और कई सारे एमसीडीज के पार्क भी होते हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के। ठीक है। तो एमसीडीज के जो पार्क्स होते हैं, वो उसको मैनेज करना, उसको स्टैब्लिश करना, उसके अंदर की साफ सफाई, वो सब सब इसके एमसीडी के डिस्क्रिशनरी फंक्शंस में ही आते हैं। फिर लाइब्रेरीज स्टैब्लिश करना, एमसीडी की लाइब्रेरीज लाइब्रेरीज भी होती हैं, हालांकि जो फंक्शनल नहीं है, ज्यादा दिखती नहीं हमें, लेकिन ठीक है उनके डिस्क्रिशनरी फंक्शन में तो कुछ कह भी नहीं सकते। और प्रमोशन ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज, जैसे आप
उस समय 15 अगस्त, 26 जनवरी, इन सब के दिन वो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज कराते हैं, बहुत छोटे स्तर पर कराते हैं पर कराते जरूर हैं। ठीक है। तो ये सब उनके डिस्क्रिशनरी फंक्शंस में आते हैं। फिर रेगुलेटरी रूल्स क्या क्या है इनके? रेगुलेटरी रूल्स मतलब नियम कायदे कानून वगैरह वाले रूल्स, रूल्स जिससे जो सिर्फ बीएमसी कह रहे, सॉरी, म्यूनिसिपैलिटीज ही करती हैं, बीएमसी एमसीडी वगैरह ही करती हैं। ठीक। रेगुलेटरी रूल्स में इनके आ गए एनफोर्समेंट ऑफ बिल्डिंग कोड्स, मतलब जैसे घर वगैरह बना रहे हो आप उस जमीन पे, तो उसकी परमिशन लेना, नक्शा पास कराना, ये सब सब काम इनका ही होता है, अर्बन लोकल बॉडी यूएलबीज का ही। फिर उस जोनिंग रेगुलेशंस, यानी कौन से जोन में घर बनेगा, कौन से जोन में सिर्फ एग्रीकल्चर होगा, कौन से जोन में घर बनाने के लिए नहीं है, पार्किंग पार्क वगैरह के लिए है, कौन से जोन सिर्फ पार्किंग के लिए है। ठीक है, ये सब रेगुलेशंस वगैरह बनाना। ठीक है, वो सब भी इनका ही काम होता है, यूएलबीज का ही। फिर पब्लिक हेल्थ का ध्यान रखना, पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स वगैरह का भी ध्यान रखना, ये सब भी काम इनका ही होता है। रेगुलेटरी रूल्स इन्हीं के रेगुलेटरी रूल्स में आता है, यूएलबीज के। फिर रेवेन्यू जनरेशन ये करते कैसे हैं? तो रेवेन्यू जनरेशन का होता है प्रॉपर्टी टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए। जब अगर आप लोग का घर होगा तो आप टैक्स आप अपने माता पिता से पूछेंगे, पेरेंट्स से, या फिर जो भी आपके घर में एल्डरली हैं जो हाउस टैक्स वगैरह पे करते होंगे रेगुलर। ठीक है, तो वहां से प्रॉपर्टी टैक्सेस होती हैं, वो रेवेन्यू जनरेशन का सोर्स है। ठीक है, और कई तरह की फीस होती है इनकी। फिर जैसे कई जगह पार्किंग वगैरह होती है तो पार्किंग की फीस ये लेते हैं। फिर और कई तरह की फीसेस होती हैं। ठीक है, तो और कोई छोटे मोटे इधर उधर लीवरेज लगते हैं तो वो सब भी इनके अंदर रेवेन्यू जनरेशन के अंदर, जैसे जमीन का लगा। ठीक है, तो ये सब चीजें इनके रेवेन्यू जनरेशन करती हैं। ठीक, और फिर कुछ डेवलपमेंट एक्टिविटीज भी करते हैं ये, वो भी इनके फंक्शंस में आता है, जैसे अर्बन प्लानिंग किया। जैसे नोएडा है। ठीक है, नोएडा तो खैर 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 उतना प्लान नहीं है, लेकिन उसके बगल में ग्रेटर नोएडा है। ठीक है, वो काफी प्लांट शहर है। जो लोग दिल्ली एनसीआर में रहते होंगे वो जानते होंगे, मतलब ग्रेटर नोएडा का नाम सुने होंगे। ग्रेटर नोएडा का नाम तो शायद आपने सभी ने सुना होगा। कोई ग्रेटर नोएडा अगर विजिट किया है तो देखो आप, वो काफी प्लान्ड सिटी है वो। ठीक है, तो वो प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग भी वहाँ की लोकल जो म्यूनिसिपैलिटी है उसी ने किया है। ठीक। फिर उस एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना। जैसे अब कोई अगर किसी नगर निगम के अंतर्गत रहता है या कोई एमसीडी के रहता है तो एमसीडी समय समय पे हाउसेस बनाती है, उसको बेचती है। ठीक है, उसका फिर पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स वगैरह भी को सी कर देखना। ठीक है, होल सो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है, लेकिन हाँ उसको ओवरसी कर सकती है ये डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के अंतर्गत में। तो ये आपके फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गए अर्बन लोकल बॉडीज के। फिर अब आते हैं स्लाइड। हाँ, पावर्स एंड डिस्क्वालिफिकेशन। पहले आते हैं पावर्स के बारे में, म्यूनिसिपैलिटीज के पावर्स पे। ठीक है, म्यूनिसिपैलिटीज को सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के रूप में काम करने के लिए स्टेट लेजिस्लेचर उनको जरूरी पावर्स अथॉरिटी देता है। कौन देता है? स्टेट लेजिस्लेचर, याद रखना है आपको। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन से पावर उनको मिलती है, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर वो पावर के सोर्स ऑफ अथॉरिटी वही है, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर जो वो पास करेगा तो ही मिलेगा उसको पावर। ठीक है, ये पावर किस प्रकार के हो सकते, ये पावर किस प्रकार के हो सकते हैं? ये इसकी दो वो होते हैं, सॉरी, किस प्रकार के हो सकते हैं? वो 18 सब्जेक्ट्स जो हैं उस अकॉर्डिंगली वो पावर मिलता है इनको। ठीक है, उसके बाद फिर इनके जो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, दो मेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं यूएलबीज की। एक होती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस के लिए प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन। इसका मतलब ये है कि म्यूनिसिपैलिटीज को लोकल लेवल पर ऐसे योजनाएं तय करनी होती हैं जो शहरों की समस्याओं को सुलझाएं और उसका शहर का विकास करें। ठीक है, फिर दूसरा इनका होता है कि जो 12 शेड्यूल के अंदर इन आने वाले जो 18 मैटर्स होते हैं उन पे काम करने का। ठीक है, जैसे कि अर्बन प्लानिंग हुआ, सैनिटेशन हुआ, वाटर सप्लाई हुआ, स्लम डेवलपमेंट हुआ और पब्लिक हेल्थ से जुड़े काम, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताए थे आपको। ठीक है, तो ये भी इनकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इनको पावर्स एंड फंक्शंस, इनके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनकी दो आ गई। ठीक है, फिर अब इसमें जो मेंबर्स इलेक्ट होते हैं वो उनके फिर डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। वो डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होते हैं, उनका डिस्क्वालिफिकेशन कैसा होता है? अगर वो डिस्क्वालिफाइड माने जाते हैं तब, जबकि वो किसी एग्जिस्टिंग इलेक्शन लॉज के अंतर्गत में डिस्क्वालिफाइड हो, या फिर कोई लॉ ऐसा बनाया है स्टेट लेजिस्लेचर ने, उसके अंतर्गत अगर डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं तो उनका डिस्क्वालिफिकेशन माना जाएगा। ठीक है, और इनका जो डिस्क्वालिफिकेशन का मैटर्स है, जितने भी मैटर हैं वो डिसाइड किया जाता है बाय एनी अथॉरिटी
सेट बाय स्टेट लेजिस्लेचर, यानी स्टेट लेजिस्लेचर ने अगर किसी अथॉरिटी को नियुक्त किया है, कोई मतलब जैसे कोर्ट कह दिया कि इस कोर्ट में आपके सारे डिस्क्वालिफिकेशन मैटर्स होंगे, तो वहां पे ये आपके उनके डिस्क्वालिफिकेशन के मैटर्स डिसाइड होते हैं। ठीक है। अब हम जुरिस्डिक्शन फाइनेंसेस और प्लानिंग कमिटीज के बारे में समझते हैं। ठीक। जुरिस्डिक्शन जो है म्यूनिसिपैलिटीज का, एक म्यूनिसिपैलिटी का एरिया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डिफाइन किया जाता है। ठीक। ये सिर्फ एक स्पेसिफिक अर्बन एरिया तक सीमित होती हैं जिसमें ये लोकल गवर्नेंस का काम करती हैं। और इनके फाइनेंशियल पावर्स पे देखते हैं। इनके फाइनेंशियल पावर्स जो होते हैं, म्यूनिसिपैलिटीज के काम चलाने के लिए उनको पैसा तो चाहिए ही होगा, तो स्टेट लेजिस्लेचर इनको टैक्सेस, टोल्स, फीस और ड्यूटीज कलेक्ट करने का अधिकार देता है। ठीक है। और स्टेट के कलेक्टेड टैक्सेस में भी एक हिस्सा इनको असाइन किया जाता है। और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से ग्रांट भी प्रोवाइड की जाती है। और एक सेपरेट फंड बनाया जाता है जिसमें म्यूनिसिपैलिटीज के सारे पैसे कलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है। तो ये इनके फाइनेंशियल पावर्स और फाइनेंसेस का सोर्स हो गया। ठीक। अब हम आते हैं प्लानिंग कमिटीज के बारे में जानने के लिए। जैसे मैंने तब बताया था आपको, प्लानिंग कमिटीज के बारे में बताऊंगा। तो प्लानिंग कमिटीज पे अब आते हैं। देखो, अर्बन लोकल दो तरह की प्लानिंग कमेटी होती है। एक होती है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी और एक होती है मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का क्या करती है? डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी हर स्टेट में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनाई जाती है। ठीक है। इसका काम पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के प्लान्स को कंसोलिडेट करना और डिस्ट्रिक्ट के लिए एक ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान तैयार करना होता है। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी को स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करता है। कमेटी का कंपोजिशन कितना और कितने मेंबर होंगे ये भी स्टेट लेजिस्लेचर ही डिसाइड करेगा। फिर मेंबर्स और चेयरपर्सन का इलेक्शन कैसे होगा, फिर कमेटी का काम क्या होगा, प्लानिंग में इसका रोल क्या होगा, ये सब काम स्टेट लेजिस्लेचर का होता है। ठीक है। इन शॉर्ट, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के प्लान्स को कंसोलिडेट करके एक डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लान बनाती है। इतना आपको समझना है। और इसके जो जो भी डिसीजन फिजन का जो भी पावर होता है वो सब स्टेट लेजिस्लेचर करती है। मतलब खुद से ये नहीं करते हैं। ठीक। फिर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी में क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन कमेटी प्लानिंग कमेटी हर मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए एक मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी बनाई जाती है। ये ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान तैयार करके स्टेट गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है। इसमें स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करता है कि कमेटी में कौन होंगे, मेंबर के चेयरपर्सन का इलेक्शन कैसे होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और अन्य ऑर्गेनाइजेशन की रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी इसमें। फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया के प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन में मेट्रोपॉलिटन कमेटी मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी का रोल क्या होगा। तो ये सब सब चीजें आपके स्टेट गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है इसमें। ठीक है। तो मतलब ये समझो, इन शॉर्ट समझो कि ये इसका डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का काम होता है कि पंचायत और म्यूनिसिपल प्लान्स को कंसोलिडेट करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तैयार करके स्टेट गवर्नमेंट को भेजना। और मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी का काम होता है कि डेवलपमेंट प्लान मेट्रोपॉलिटन एरिया को बना के स्टेट गवर्नमेंट को भेजना, और इनके कंपोजिशन, इलेक्शन, फंक्शन सब स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ठीक है। यानी आप ये चीज देख रहे होगे कि मेजोरिटी पावर जो है इसमें स्टेट गवर्नमेंट के पास ही है। ठीक। इनके पास थोड़ी पावर्स कम होती हैं। जैसे पंचायत तो इनका एक वही चैलेंज हुआ कि इनके पास पावर, खुद की पावर कम होती है। ये सब चीज के लिए स्टेट गवर्नमेंट पे, मेजोरिटी सब चीज नहीं, मेजोरिटी चीजों के लिए स्टेट गवर्नमेंट पे ही निर्भर होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट खत्म होता है। इसके बाद इसमें से जो बचता है फैक्चुअल क्वेश्चन ही बचते हैं, और सवाल फैक्चुअल से ही आएंगे। और जो अगर कोई कॉन्सेप्चुअल या एनालिटिकल सवाल आता है तो उनने जितना समझाया उतने से ही आएगा, उसके अलावा चांसेस आने कम है। खैर, यूपीएससी कहीं से भी कुछ भी उठा के पूछ सकता है, तो उसका तो नहीं कुछ कहा जा सकता, लेकिन स्टैटिक में आपके लिए इतना ही है उसमें। ठीक है। अब इस पहले वाले क्वेश्चन पे आते हैं जो हमने उस समय देखा था लेक्चर के स्टार्ट में। ठीक है। क्वेश्चन ये था कि इन इंडिया ए मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है। इसमें से ये बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। विच आर द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। ठीक है। अभी मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी के बारे में हमने पढ़ा। ठीक। इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रिपेयर्स अ ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया। ठीक है। एक सेकंड। ठीक है। प्रिपेयर्स ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया। हाँ, ये तो पढ़ा सही। हैज सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी का तो मैंने नहीं बताया है आपको।
क्या बताया कि नहीं सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी का? सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी का नहीं बताया। सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी खाली इसकी कैसे हो जाएगी फॉर इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, क्योंकि पैसा तो इसके पास तो सारे है नहीं, तो सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी कैसे होगी? जब पैसा इसके पास सारे रहेंगे तभी ना उसी की ना रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बनेगी। तो सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला ऑप्शन कट हो जाता है, तो ये कट गया, तीसरा कट गया। तीसरा कट गया तो ये जो तीसरा स्टेटमेंट गलत है वो यहाँ पे गया, यहाँ पे गया। अब अपने पास बचते हैं यही टू ओनली, यानी अब आप 1 and 2 और 2 ओनली। अगर आपको कुछ नहीं पता है, अभी जैसे मान लो मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, अगर आपको कुछ नहीं पता है, बस आपको इतना ही पता है कि ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए बनाता है, तो आप किसी एक ऑप्शन के साथ चले जाओगे। ठीक है, 50-50 चांसेस आपके हो गए, दो आपने एलिमिनेट कर दिया। लेकिन अगर आपने पढ़ा है लेक्चर, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हाँ, जब 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये आया हुआ है आपका म्यूनसिपैलिटीज, तो एमपीसी और डीपीसी ये सब इसी के अंतर्गत आएंगे ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये दोनों स्टेटमेंट 1 and 2। ठीक है, 74 CA के तहत है, तो उसी के अंतर्गत आएगा ना ये। तो ये हो गया आपका एक, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो गया। अगर आपको नहीं भी पता था तो ये कॉमन सेंस से हो गया ये क्वेश्चन। ठीक, लेकिन कॉमन सेंस लगाने के लिए पेरिफेरल नॉलेज चाहिए, ऐसे नहीं हवा हवाई में कॉमन सेंस आ जाता है। उसके लिए पढ़ना पड़ेगा तब कॉमन सेंस आता है, नहीं तो बगैर पढ़े नहीं कॉमन सेंस आता है। ये देखो, ये फैक्चुअल, काफी फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया। इन इंडिया द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाज सेट अप विच अमंग द फॉलोइंग। ये मैंने अभी जब आपको हिस्ट्री पढ़ाया था म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, तब मैंने बताया है ये। बताओ सबसे पहला कहाँ हुआ था? कलकत्ता में, बॉम्बे में, मद्रास में कि दिल्ली में? इसका मैंने समझाया हुआ लेक्चर, आप पीछे घूम करके देखो, इसको मैं नहीं बताऊंगा। फिर अब अगले लेक्चर, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन ईयर 2000 पूछा गया था। अ कॉलेज स्टूडेंट डिजायर्स टू गेट इलेक्टेड इन म्युनिसिपल काउंसिल ऑफ हिज सिटी। द वैलिडिटी ऑफ हिज नॉमिनेशन वुड डिपेंड अपॉन एन इम्पोर्टेंट कंडीशन अमंग अदर्स दैट। इसका मतलब, कोई एक कॉलेज का बच्चा है जो म्युनिसिपल काउंसिल ऑफ सिटी में इलेक्शन इलेक्ट होना चाह रहा है, इलेक्शन लड़ना चाह रहा है, तो उसकी वैलिडिटी, उसके नॉमिनेशन की वैलिडिटी किस चीज पे डिपेंड करेगी? पहला, ही ऑब्टेन्स परमिशन फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ हिज कॉलेज, यानी अब उसके जो कॉलेज का प्रिंसिपल है उससे परमिशन लेना पड़ेगा उसको, पता नहीं। ही इज अ मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, इस पे डिपेंड करेगी, पता नहीं। हिज नेम फिगर्स इन वोटर लिस्ट, पता नहीं। ही फाइल्स अ डिक्लेरेशन ओइंग एलिगेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये कैसे होगा? ये तो जीतने के बाद, जब जीतने के बाद होते हैं, ओथ वगैरह होता है तब ना होता है ये, तो ये तो नहीं होगा। तो ये ऑप्शन तो काट दो। अपने पास बचे तीन। अब थोड़ा और सेंस लगाते हैं। ही ऑब्टेन्स परमिशन फ्रॉम हिज कॉलेज, तो ऐसा तो जरूरी नहीं है। इलेक्शन लड़ने के लिए किसी कॉलेज से या कहीं से परमिशन लेने की बात तो आज तक तो पढ़े नहीं हैं हम लोग। तो इसको, ये वाला ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। ही इज अ मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। हाँ, ये कंडीशन, कंडीशन तो नहीं है ये, हो ऐसा पॉलिटिकल पार्टी का हो तो लड़ सकता है, चाहे नहीं लड़ सकता, लेकिन ऐसा कोई, ये इसमें पूछा है कि विच इज द इम्पोर्टेंट कंडीशन, ये इम्पोर्टेंट कंडीशन तो नहीं है। तो ये भी कट गया। बचा क्या? हिज नेम फिगर्स इन द वोटर लिस्ट, जो कि जरूरी है, भी वोटर लिस्ट में होगा तभी वहां पे इलेक्शन, तभी इलेक्शन लड़ सकता है उसे भी। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया? 1995 का क्वेश्चन है ये। हालांकि इतना पुराने क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी आप देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, मतलब इनकरेक्ट आपको पता करना है। ठीक है, इनकरेक्ट को आपको ऐसे अनबॉक्स कर लो ताकि आपके दिमाग में रहे। फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन रिस्पेक्ट टू लोकल गवर्नमेंट। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लोकल गवर्नमेंट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट टीयर इन द फेडरल सिस्टम। वन वन थर्ड ऑफ द सीट्स इन लोकल बॉडीज आर रिजर्व फॉर वुमेन। हाँ, ये पंचायती राज में तो हमने पढ़ा था। लोकल गवर्नमेंट फाइनेंसेस आर टू बी प्रोवाइडेड बाय कमीशन। ठीक है, स्टेट फाइनेंस कमीशन पढ़ोगे तो बताऊंगा मैं आपको। अभी अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ाऊंगा तब मैं उसमें बता दूंगा। ठीक है, ये भी सही है। इलेक्शन टू लोकल बॉडीज आर डिटरमाइंड बाय कमीशन। इलेक्शन टू लोकल बॉडीज आर डिटरमाइंड बाय कमीशन। ठीक है। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लोकल गवर्नमेंट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट टीयर इन द फेडरल सिस्टम। ऐसा कहाँ बोला है कि वो इंडिपेंडेंट टीयर नहीं है? ऐसा तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कभी नहीं बोला। हाँ, उसको सरकार रहने नहीं देती वो अलग बात है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा कभी नहीं बोला। तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत हो जाता है। ठीक है। पूछा भी क्या, भी जो द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन रिस्पेक्ट टू लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया, तो ये ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। ठीक है।
तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर खत्म होता है म्यूनसिपैलिटीज का। ठीक है, आई होप आप ये पूरा लेक्चर आप एक बार लक्ष्मीकांत से भी पढ़ोगे, आपको जो डाउट होगी आप सारे डाउट पूछ सकते हो। या तो इस नंबर पे पूछ लो व्हाट्सएप पे, या फिर टेलीग्राम पे। वहाँ पे आपको वीडियो का सारी डिटेल्स मिल जाएगी, या इंस्टाग्राम पे आके डीएम पे पूछ लो। ठीक है, लेकिन पूछो डाउट। जैसे एक बच्चे ने पूछा तो मैंने म्यूनसिपैलिटीज पढ़ा दिया। आप जितने डाउट्स पूछोगे उतना आपके लिए ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेक्चर को खत्म करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद।